वर्क पावर एनर्जी चैप्टर अभी कंटिन्यू है, आपको भी ये मालूम है और हम लगातार आपसे ये कहते रहते हैं कि जितना भी बड़ा से बड़ा और हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट है उसको मैं इतना इजी करके आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी प्रकार का ट्रबल आप उसमें फील ना करें, कोई कठिनाई का आपको एहसास ना हो। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको कहा है। जैसे सामने आप देख लीजिए कि हमने इस तरह के जो तीन ग्राफ्स आपके सामने फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का लाया हुआ है। तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वही वर्क डन बताता है। और लास्ट वीडियो में तो हमने आपको बिल्कुल सारी बातें बताई थी, पावर को भी डिफाइन करके दिखाया था, पावर का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है और पावर से वर्क का क्या रिलेशन है। फिर अगर हमारे पास वर्क टाइम का ग्राफ होता है तो हम पावर कैसे निकालते हैं, सब कुछ हमने आपको ज्योमेट्रिकल प्लेटफॉर्म पर लाकर और ग्राफिकल मेथड में इंट्रेंस लेकर के हमने आपको सिखा लिया था। सो कोई भी कमजोरी वहां देखी नहीं जा सकती है। आज मैं सिर्फ इसको एक पिक्चर आपके सामने लाया हुआ हूं कि अगर हमारा लीनियर फंक्शन है, ये वेरिएबल फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स है, ये भी वेरिएबल फोर्स है, तो वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह का वेरिएशंस है फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट का। और उस हिसाब से अगर इस तरह के ग्राफ्स आते हैं तो उस रिलेशन को हम लोग डालेंगे एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स और डी एक्स वेक्टर जाएंगे एंड एनी x1 से लेकर के एनी x2 तक ले जा करके जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वर्क डन का पता चल जाएगा। आज हम लोग बेसिकली एनर्जी पर काम करने वाले हैं, क्योंकि जब तक एनर्जी हम पढ़ नहीं लेते हैं, सीख नहीं लेते हैं, तो जितने भी थ्योरम्स आएंगे, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, और जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उसका भी यूज अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सभी तभी संभव हो पाएगा जब एनर्जी के विषय में हमारा नॉलेज एकदम कंफर्मेशन देने का काम करेगा। आइए बात करते हैं कि एनर्जी हम कहते किसको हैं। आपने तो इससे पहले ये सीख लिया है कि वर्क किसको कहते हैं, पावर का क्या डेफिनेशन है, टाइम के साथ रेटिंग कर दीजिए वर्क को तो वही क्या हो जाता है, पावर बन जाता है। लेकिन जहाँ तक एनर्जी का सवाल उठता है तो एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। कुछ नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन की जो कैपेसिटी होती है ना, इट इज द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। वर्क करने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वही एनर्जी कहलाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एनर्जी हमारे नेचर में कितने तरह का पॉसिबल है। तो आप हम लोग इस बात को बड़े ही शौकिया अंदाज में कह सकते हैं कि मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर। जैसे मान लेते हैं, आप कह सकते हैं ऑप्टिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी कह सकते हैं, आप जितना सोच लीजिए सब है ना। ऑप्टिकल एनर्जी या कह सकते हैं आप इसको लाइट एनर्जी कह सकते हैं, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है। आपको एकॉस्टिक वाली एनर्जी जिसको साउंड एनर्जी कहते हैं, तो साउंड एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी एनर्जी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है हम लोगों को। मैग्नेटिक एनर्जी भी होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकता है ना, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अपने फिजिक्स के अलग अलग पार्ट में जाकर के अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। लेकिन अभी जहां हम लोग हैं वहां पर जिस एनर्जी की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। यानी अभी हम लोग रनिंग चैप्टर में वी आर कंसर्न विथ मैकेनिकल एनर्जी ओनली। कहते हैं ऑल्दो many forms of energy, many forms of energy are found in nature,
फाउंड इन नेचर। हमारे नेचर में बहुत तरह के एनर्जी के रूप हैं, बट इन द रनिंग चैप्टर जो हमारा है ना, इन द रनिंग चैप्टर, मैं अपने इस रनिंग चैप्टर में क्या करने वाला हूं, वी आर कंसर्न्ड विथ मैकेनिकल एनर्जी ओनली। वी आर कंसर्न्ड विथ मैकेनिकल एनर्जी ओनली। हमें सिर्फ यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से मतलब रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी ओनली। सिर्फ अभी हम अपन को मैकेनिकल एनर्जी से वास्ता है। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी होते कैसे हैं, कि किसको कहते हैं, तो बस सिंपल सी बात आप जान लें, मैकेनिकल एनर्जी ये जो है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों मिलकर बनाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इस दोनों को हम लोग बहुत ही कुशलता से अभी सीखेंगे। और जब ये बात हमको समझ में आ जाएगी तो हम ये मान के चलेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी हमको समझ में आ रहा है। सो मैकेनिकल एनर्जी को हम इस तरह से समझते हैं कि एनर्जी चाहे किसी भी तरह से कहीं भी हो, ये किसी न किसी मैकेनिकल वर्क डन का ही रिजल्ट होता है। हम मशीनों के द्वारा या खुद से मशीनरी का यूज करके जो वर्क करते हैं किसी सिस्टम पर, और उस सिस्टम की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का नाम देते हैं। याद रखेंगे, एक बात हमेशा याद रखना है कि सिस्टम में एनर्जी स्टोर करना एक्सटर्नल एजेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सटर्नल एजेंट जब उस पर फोर्स लगाकर उसके नेचर के विरुद्ध जा करके, उसके नेचुरल स्टेटस के विरुद्ध जा करके जब उसमें वर्क करता है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वही मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। इसका मैं जीता जागता बिल्कुल रनिंग एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं कि अगर मान लेते हैं m मास की कोई वस्तु है, सपोज कीजिए ये ही एक हमारा कोई बॉडी है जिसको हम इस लेवल पर रखे हुए, अब मैं इसको अगर ऊपर उठाता हूं, इसका मतलब मैं mg के अपोज में जाकर के इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, मेरा फोर्स इसे कैरी कर रहा है ऊपर। अगर मैं इसे यहाँ से रिलीज करूंगा तो नेचुरल फोर्स इसे अपने डायरेक्शन में मूव करवाएगा, और वो जो इस पर वर्क करेगा उससे इसकी क्या होगी, एनर्जी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सिस्टम हमारा कहता है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी का क्या है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, और मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी का प्रूफ है। तो ये सब जो अभी आगे भी हम लोग करेंगे, तो हम अभी सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा अलजेब्रिक सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम किसको कहते हैं और काइनेटिक एनर्जी का एक्चुअली एक्सप्रेशन कैसा होता है और क्या होता है। इसकी जब चर्चा हम कर लेंगे, जब इसको अच्छे तरीके से हम सीख लेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सीखना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आइए अब चलते हैं, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम में कैसे आता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ही रोचक होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जब काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका सबसे पहले आपके मन में होगा कि सर जी काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो डेफिनेशन आप क्या समझेंगे, डेफिनेशन में दिखा ही देता हूं। सिंपल सी बात है कि काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। सपोज कीजिए कि एक कोई गाड़ी है जिसका, कोई कार ही ले लेते हैं, अभी तो कार का समय चल रहा है, तो कार को हम लोग बड़ा इजीली m मास की ये गाड़ी है, ये कार है, और सपोज करिए कि ये इनिशियली रेस्ट में था t बराबर 0 पर, जब x बराबर 0 था। एकदम बिल्कुल इजी वे में चलते हैं हम लोग। मैं दो तरीके से चीजें सिखाने वाला हूं अभी।
जो एकदम बिल्कुल फुल बेसिक तरीका है उससे जाऊंगा और थोड़ा सा एडवांस तरीका भी अपना सकता हूं। आइए, हमको समझना है काइनेटिक एनर्जी को। तो सबसे पहले एनर्जी पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान देना है किस पर, वर्क पर, कि इस पर अगर वर्क होगा तो ऑटोमेटिकली इसमें एनर्जी आएगी ही आएगी। मान लेते हैं यहाँ आने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, यू से बदल करके भी हो गया, और तब ये सपोज कीजिए x इक्वल टू डी पोजिशन पर था, तो जाहिर सी बात है कि जब इसका वेलोसिटी चेंज हुआ है, u इक्वल टू 0 से डायरेक्ट इसका वेलोसिटी भी हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इसके मोशन में एक्सीलरेशन होगा ही होगा। तो इसके इस स्टेटस में जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स को खोज करके निकालते हैं, और तब साथ में ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से t इक्वल टू 0 यानी टाइम t पर मान लेते हैं ये यहाँ आया, टाइम की आवश्यकता अपन को पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी टाइम इक्वल टू t पर यहाँ आया है ये, और जब x इक्वल टू 0 से ये स्टार्ट हुआ था तो x इक्वल टू d पर इसको लाया गया, कोई ना कोई फोर्स रहा होगा। जब एक्सीलरेशन है, मास है, तो फोर्स होगा ही होगा। तो इसका मतलब उस फोर्स ने वर्क किया, क्योंकि जिस सिस्टम ने एक्सेलेरेशन दिया वो उसी सिस्टम का के द्वारा फोर्स होगा, और फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन इट्स ऑन डायरेक्शन। सो वर्क इज सर्टेनली डन बाय दिस फोर्स। तो कैसे क्या करें, तो पहले मेथड 1 से आपको लेकर के चलते हैं। मेथड 1 में सबसे बेसिक तरीका है, क्या है कि सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मैं a का वैल्यू निकाल लूं, जिससे कि फार्मूला v स्क्वायर यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ad होगा, और यहाँ से जहाँ मुझे a का वैल्यू निकालना होगा तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2d होगा। सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन हमने लगाया, कोई हाईटेक थ्योरी नहीं लगाई है हमने। तो यहाँ इसका मतलब, और u 0 है तो यहाँ से क्या होगा, v स्क्वायर बटा 2d होगा। अब जब मेरे पास एक्सीलरेशन आ गया तो फोर्स का वैल्यू भी आ जाएगा, जो होगा m इंटू ए के इक्वल। बिल्कुल सही बात है, और जबकि ये एक कांस्टेंट हमने माना हुआ है, इसका मतलब फोर्स भी कांस्टेंट है। जब ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं ये मानते हुए कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, सो यहाँ से फोर्स का वैल्यू हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बटा 2d। अब अगर मुझे वर्क चाहिए यहाँ से यहाँ का, तो कितना आ जाएगा वर्क का वैल्यू, इसीलिए W का जो वैल्यू आएगा, रुकिए यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, इसीलिए F इक्वल टू होगा m इंटू ए बराबर m वी स्क्वायर बटा 2d, और वो भी इसीलिए क्योंकि u का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। मैंने यहाँ रख दिया इसको, ये देखिए यहाँ पर भी आया हुआ है, तो m वी स्क्वायर बाय 2d, और इसीलिए W इक्वल टू क्या होगा, F इंटू डी होगा। सो m वी स्क्वायर बटा 2d और इंटू डी, डी से डी खत्म हो गया, सो W का वैल्यू हो गया हाफ m वी स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द सिस्टम। एक तो ये बात हो गई। अगर मैं थोड़ा सा 11th के लेवल के एडवांस थ्योरी पर बात करूं तो मेथड 2 को आप ऐसे देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हर तरह के बच्चे ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, किसका बेस कितना कमजोर है उसके हिसाब से भी चीजें बनाई जाती है। यहाँ डी डब्ल्यू इक्वल टू अपन को मालूम है कि ये होता है एफ इंटू डी एक्स, सब कुछ बढ़िया। तो क्या मैं एफ को लिख सकता हूँ एम इंटू वी डी वी बाय डी एक्स और इंटू डी एक्स, क्योंकि ए इक्वल टू आपको मालूम है कि ये डी वी बाय डी टी भी होता है और एक इक्वल टू वी डी वी बाय डी एक्स भी होता है। ये तमाम बातें ऑलरेडी सिखाई गई है आपको। यहाँ से देखिए एम भी, ये डी एक्स से डी एक्स खत्म हो गया, सो डी डब्ल्यू का वैल्यू आ गया एम इंटू वी डी वी। अब इसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के डब्ल्यू तक और 0 से लेकर के v तक, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने u इक्वल टू 0 माना हुआ है। सो w इक्वल टू m बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 होगा और 0 से लेकर के v तक आएगा,
सो यहाँ से W का वैल्यू एक बार फिर से हाफ mv² के इक्वल मिला, और यही W जो है सो बन जाता है काइनेटिक एनर्जी। सो सीधी सी बात है, आप चाहे ये मेथड का इस्तेमाल करो चाहे उस मेथड का इस्तेमाल करो, आपको दोनों ही चीज़ों से सेम रिजल्ट आ रहा है। और आपको ये इसीलिए मैंने दोनों मेथड बताया कि इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहां से आपको जो है इसको सॉल्व करना आसान होगा। तरीका आप दोनों में से कोई सा उठा लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर दूर तक कोई तकलीफ या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कुल मिलाकर के काइनेटिक एनर्जी को हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया, और जब इसके लिटरेचर में डेफिनेशन की बात आएगी तो वो सब बहुत छोटी बात है। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम ड्यू टू इट्स मोशन, that is called kinetic energy and its expression is half mv²। तो ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ mv² होता है, लेकिन ये आया वर्क डन से। सो वर्क डन ही एनर्जी सिस्टम में स्टोर करता है। वर्क डन अगर आपने सिस्टम में किया है तो पक्का उसमें एनर्जी बनेगी, है ना। और एनर्जी जब आपने अगर किया है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने अगर वर्क किया, तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर होके रहेगी, और जब एनर्जी स्टोर होगी तो मोशन के चलते हुई तो काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन के चलते नहीं होगी, अगर पोजीशन चेंज होने के चलते होगी, तो वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें। अब मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम हम अपने लिए लाते हैं। अपने लिए क्या लाएंगे, लाते तो आप ही के लिए हैं, लेकिन वो आपके संतुष्टि के लिए मैं पहले जो है ना एक बेसिक चीज पेश करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि हम एक प्रॉब्लम इस तरह से लेते हैं कि अ कार ऑफ मास 2000 kg कार ऑफ मास 2000 kg starts from rest and moves with constant acceleration। कांस्टेंट एकदम बिल्कुल, देखिए बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रतिष्ठा नहीं कमाना है, फिजिक्स सिखाना है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सपोज कीजिए 20 सेकेंड्स की मैं बात कर लेता हूं। देन फाइंड नंबर 1 में वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय इंजन। कार का जो इंजन है उसने जो फोर्स अप्लाई किया उसके द्वारा कितना वर्क हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग द टाइम 20 सेकेंड्स। कितना काइनेटिक एनर्जी ये है ना। कैसे सॉल्व करेंगे क्या इसका, तो ये देखिए सबसे पहले ऐसा सवाल पहली बार इस टॉपिक में आया है कि काइनेमेटिकल मेथड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने सवाल को डिजाइन किया है। और इस तरह के प्रॉब्लम भी काफ़ी आते हैं। u इक्वल टू देखिए एक बार फिर से 0 है, क्योंकि a का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t का वैल्यू 20 सेकेंड है, और ये 20 सेकेंड है, और a का वैल्यू भी दे दिया, t का वैल्यू दे दिया। पर अब इसके अलावा कुछ है नहीं डेटा अपन के पास। मास तो पता है कि वो 2000 kg है, जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो ये खोज ही लेंगे हम लोग। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ आने में अगर डिस्टेंस d इन्होंने ट्रेवल करा है या s ट्रेवल करा है तो कितना वर्क हुआ है ये पता करना है।
खूबसूरत बात यह है कि सवाल में आपको डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल नहीं है, पर फोर्स अवेलेबल हो सकेगा। m इंटू ए से मास है 2000 और ए का मान है 5, तो इतना न्यूटन हो जाएगा, यानी ये कितना होगा 10,000 न्यूटन का फोर्स इंजन लगा रहा है। अब सवाल है कि वर्क निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए काइनेमेटिक्स से बढ़ जाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहां से s का वैल्यू हो जाएगा, ओ यार भी तो नहीं पता है, भी तो नहीं पता है, तो भी तो पता करना पड़ेगा। u इक्वल टू 80, और मुझे लगता है कि बिना u भी पता किए हुए भी अपन का काम चलाना कि लगा के रख लेते, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। ये होगा 0 + 5 इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 मीटर पर सेकेंड की इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इस जगह पर जब कार यहाँ पहुंचती है तब, है ना। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। जब कार यहाँ पहुंच जा रही है तो कार का थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं हुआ, कार का फिगर अच्छा हो जाना चाहिए। ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और अब आपको वर्क निकालना है तो एस भी तो चाहिए, तो एस इक्वल टू इससे भी काम चलेगा, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर का इस्तेमाल अगर कर लेते तो ये 0 होगा, प्लस 1/2 5 इंटू 20 इंटू 20 मीटर, ये खत्म हो जाएगा। ये कितना होगा 20 × 255, यानी 1000 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क निकालना आसान है ना, इसीलिए वर्क डन बाय फोर्स इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा F इंटू एस हो जाएगा। यहाँ देखिए 10,000 न्यूटन आपका ये है ना, तो 10,000 और इंटू 1000 इतना जूल होगा, जो होगा 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 1 7 10⁻7 जूल ये आपका, और यही वर्क डन हो गया, और यही काइनेटिक एनर्जी भी होगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करके देखने में क्या दिक्कत है। तो दूसरे नंबर का सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा, नंबर 2 का जो मामला होगा वो यहाँ हो जाएगा। नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी स्टोर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 20 सेकेंड, तो के इक्वल टू टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड पर वेलोसिटी अपन का कितना निकला 100 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 बच्चा इंटू mv स्क्वायर, सो हाफ इंटू वही निकलेगा, वही आएगा। मास है कितना 2000 और वेलोसिटी आपको 100 मीटर पर सेकंड, वहां देखिए निकाल करके मैंने रखा हुआ, तो देखिए 100 मीटर है, तो 10⁴ इतना जूल हो जाएगा। ये 1000 टाइम कैंसल करेगा इससे, तो ये 4 × 3 = 7, देखिए आया कि नहीं आया, 10⁻7 जूल। तो वही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बनता है। काइनेटिक एनर्जी अभी जो आपने इससे पहले एक्सप्रेशन लाया था काइनेटिक एनर्जी का, तो वही प्रोसेस से लाए थे, और इसीलिए सवाल आपको 100% उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट दे रहा है। ये तमाम बातें हम लोग जब सीख लिए, तो अब एक बात और भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इतने सारे जो हम लोग फंडामेंटल मेथड का यूज़ करके वर्क डन निकालते हैं, तो हमारी जो वर्क एनर्जी वाली जो गाथा है उसमें एक नई कहानी जुटने जा रही है, एक नया थ्योरम आने वाला है जो इन तमाम प्रोसेस से हमें बचाएगा और डायरेक्ट हमें वर्क डन बताएगा। और उस थ्योरम का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। आइए देखते हैं उसको कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, फिर तो पूरे चैप्टर में वर्क वर्क चलता ही रहेगा हमारा। आइए बात करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, फिर हम लोग स्प्रिंग पर आएंगे। बहुत सारी रोचक बातें करनी है इस चैप्टर में, और तब तो जो सवाल शुरू होगा उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके प्रॉब्लम्स बिल्कुल आपको चौंकाने वाले होंगे, इसीलिए अभी आप अलर्ट रहिए। बात करते हैं पहली दफ़ा इस चैप्टर में एक बहुत ही इनर्जेटिक और बहुत ही बेहतर थ्योरम का, जिसका एप्लीकेशन लाजवाब है। इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। एकदम बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपको उस काइनेमेटिकल प्रोसेस से बचा के डायरेक्ट वर्क बताने वाला है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग
टू दिस थ्योरम, ये जो थ्योरम है ना, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, साफ सीधी बात है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा के ई इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है, और एक्सटर्नल ही लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप, है ना, डायरेक्ट डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्स। यही है बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, सपोज कीजिए, ये बात क्या है भैया, सपोज कीजिए कि यहाँ एक कोई गाड़ी चल रही है, इसका इनिशियल वेलोसिटी आपको u है, और कहीं ये गाड़ी यहाँ से चल करके यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद इसकी वेलोसिटी u से बदल करके सपोज कीजिए v हो जा रही है ना। अब इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था ना, अभी जस्ट बनाए थे, ये मान लो कि वेलोसिटी इसकी u से बदल कर कितनी हो गई, v हो गई, और इसका जो मास है वो m है। बाकी इसके बाद और कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, ना टाइम अवेलेबल है, ना एक्सीलरेशन अवेलेबल है, ना डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, पर हमें वर्क चाहिए, वर्क का वैल्यू कितना होगा। जबकि ये ठीक बात है कि u से बदल करके अगर वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हुआ है तो एक्सीलरेशन होगा, और जब एक्सीलरेशन है तो फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, इसका मतलब वर्क हुआ है। लेकिन कुछ भी नहीं करने का जरूरी है, वर्क इक्वल टू क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के ई, कुछ नहीं, डेल्टा के ई का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यही दो काम हम लोग अगर कर देते हैं तो डायरेक्ट हमें वर्क डन का वैल्यू पता पड़ जाता है। कहने का ये मतलब हुआ हाफ mv² माइनस हाफ mu²। देख लीजिए, अब मैं ये कहूं कि इसी सवाल में अगर मैं इसे क्वेश्चन का रूप देना चाहूं कि इफ m बराबर सपोज कीजिए कि 1500 kg लगा दूं मैं, u का वैल्यू मैं 12 मीटर पर सेकेंड बता दूं, और v का वैल्यू मान लो मैं 20 मीटर पर सेकेंड बता दूं, और हमें से कोई पूछ दे कि w का वैल्यू कितना होगा, बस इसी फार्मूला में यूज कर देंगे तो हमारा काम अपने आप आ जाएगा, कोई माथापच्ची वाली बात नहीं होगी। कर ही देते हैं, जब सवाल का भी फॉर्म पकड़ लिया है वो, इसको कह सकते हैं। और w इक्वल टू 1/2 m मैं कॉमन ले लेता हूँ, v² माइनस u² कर देता हूँ, सो हाफ m है आपका 1500, और v का वैल्यू है आपको 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और क्या करना, a माइनस a² माइनस b² पर ब्रेक कर देते हैं, अपने आप हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 1500 और इंटू 32 और इंटू 8, इतना जूल हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये 4 टाइम कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 1500 इंटू 32 इंटू 4 जूल, ये 15 चौका 60 और 2 शून्य इंटू 32 जूल से 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19, और इस पर 3 शून्य आ गया आंसर। कहीं ना हाथ मैला ना गोर मैला, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज ला देने से हमें वर्क डन की प्राप्ति हो जाती है। कितना आसान हो जाता है ये सवाल। इस तरह का सवाल कोई काइनेमेटिकल रिलेशन लाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वही नहीं, अगर मैं एक सवाल ऐसे लिखूं, इसको आप पॉज करके नोट करोगे, और तब मैं
एक सवाल और आपको ला करके देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम से। सपोज कीजिए कि मैं एक सवाल खुद ही डिजाइन कर रहा हूं। आज कोई जेई कोई नीट नहीं, आज अपना चलेगा, क्योंकि अपने दिमाग से भी चीजें निकलती है तो वो भी नए नए और लीगल और बेहतर कॉन्सेप्ट को लाता है। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आया और ये क्वेश्चन है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पर के टॉप पर अगर इसका हाइट मान लेते हैं कि 10 मीटर है और इसके टॉप पर एम मास का, एम का वैल्यू मान लो 10 kg है, और ये भी आप जान ले कि जी का वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया हुआ है, एच का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। हमारा सवाल हमसे कहता है कि इफ द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन देन फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द ब्लॉक रीचेज द बॉटम। सीधी सी बात है। इन द फिगर if the block released from the top then find the work done by force of gravity, work done by force of gravity as it reaches the bottom, ठीक है। और मान लेते हैं कि इसमें हम लोग जैसे, अब ये अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि डाउन द प्लेन इसका जो एक्सीलरेशन होगा वो जी साइन थीटा होगा, ये भी मालूम है, और यहां से लेकर के ये दूरी भी हमें पता नहीं दिया हुआ है। तो पहले तो अभी जितना डेटा अपन के पास अवेलेबल है, जब यहाँ का वेलोसिटी हमको मालूम नहीं है तो बिना वेलोसिटी मालूम किए वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो बेसिक मेथड से जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन अगर ये उपाय लगाया जाए, कुछ ऐसा रास्ता हो, क्योंकि ये भी नहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, वो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूं तो ये गलत होने की संभावना होगी, क्योंकि अगर ये एच दिया हुआ नहीं रहता तब तो चल सकता था, तब तो हमारा तीर कमान चल सकता था, लेकिन चूंकि हाइट दिया हुआ है तो ये पता पड़ जाएगा कि एग्जैक्ट यहाँ आने पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। सवाल तो लिखने के लिए हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। एज इट रीचेज द बॉटम। तो सोचिए, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हैं हम इस सिचुएशन में? कोई है उपाय? नहीं हो सकता। जब तक यहाँ की वेलोसिटी पता नहीं होगी नहीं होगा, और वेलोसिटी पता करने के लिए हमें कुछ न कुछ रास्ता इख्तियार करना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये पता है कि यहाँ बॉटम पर आने पर वर्क डन कितना होगा, पर जिस थ्योरी से ये पता पड़ेगा वो थ्योरी अभी हम लोग सीखे नहीं है। पर 9th क्लास के हिसाब से तो मालूम है कि यहाँ पर जो एनर्जी है इसकी वो mgh के बराबर है। क्योंकि अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी का, अभी तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़े नहीं है, पर मैं आपको एक टेस्ट के लिए पहले बता देता हूँ। 9th में हम लोगों ने देखा हुआ, इसका वैल्यू h के बराबर है। जब ये टॉप से बॉटम पर आता है अपनी टोटल एनर्जी लॉस कर लेता है, तो वर्क डन का वैल्यू जो है ये तो W इक्वल टू होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग पढ़े नहीं है। ये मैं आपको एक रिफरेंस के तौर पर लिख के देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि सवाल जब बनाएंगे तो ये चेक भी तो होना चाहिए ना। ये बराबर होगा mgh के बराबर। मास है कितना इसका, हमने 10 kg लिया हुआ है, g का वैल्यू भी 10 लिया है, और h भी हमारा 10 इतना जूल है, यानी 10⁻³ जूल वर्क हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखा गया तो लिखा गया, हर तरह से करके दिखा देते हैं, कौन सी बड़ी बात है, सीख ही तो रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए का वैल्यू निकालते हैं कितना आता है, और एस भी निकाल लेते, तुरंत कर लेते हैं काम को।
हाँ क्या होगा बताइए जल्दी से। ए इक्वल टू जो हमारे पास जी साइन थीटा है। चलिए बढ़िया है, कैनेमेटिक्स का भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, पीछे की चीजें कुछ याद हो जाएगी। 10 इंटू साइन 30 डिग्री की बात है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी ये आ गया कितना, तो 5 मीटर। चूंकि साइन 30 1/2 होता है ना, तो 1/2 लिख ही देते हैं। इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ए का वैल्यू निकल गया हमारा। और जब एस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन फिर लगाइए, साइन अगेन साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 कितना हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा 10/s, है ना। सो ये s है, सो यहां से s का वैल्यू हो जाएगा 10/1/2 मीटर, यानी 20 मीटर। यानी s का वैल्यू कितना आ गया है हमारा, 20 मीटर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ग्रेविटी का जो कंपोनेंट यहाँ काम करेगा वो होगा mg साइन थीटा। क्योंकि आप अगर ये देखते हैं कि ब्लॉक यहाँ होता तो नीचे mg काम करता, तो इधर तो क्या आता, ये थीटा होने से ये mg cos थीटा होता, लेकिन न्यूटन्स लॉ भी सामने आ गया, ये नॉर्मल हो गया, इससे तो कुछ होना नहीं है। लेकिन mg साइन थीटा जो है वो आपको क्या दे देता, ड्राइविंग फोर्स का काम करता, और उसी का एक्सीलरेशन है जी साइन थीटा। और जो वैल्यू हमारे पास आया हुआ है कितने के बराबर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आया है ए का वैल्यू, और जी आ गया, एस आ गया 20 मीटर। तो कितना हो जाएगा बता दीजिए, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा में एस से गुना कर दीजिए, इंटू एस जूल, बराबर एम का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, साइन 30 1/2 और एस का वैल्यू 20 जूल। तो मेरे समझ से आपको पूरा आपके सामने में आईना रखा हुआ है, पहले ही मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया था, देखिए हुआ। और अगर मैं यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेता हूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी ये काम करके देगा। आइए दिखा देते हैं आपको, ये सारी चीजें आपके पास नोट हो चुकी है मेरे समझ से। अब मैं इसको, ये देखिए सब आपके पास पहुंच चुका है। मेरे को जगह चाहिए, स्पेस चाहिए स्क्रीन पर। तो ऑल्सो वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये देखिए ध्यान से। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की अगर बात चलेगी तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए क्या करना होगा, इसके लिए वेलोसिटी चाहिए। देखते हैं, सब ट्रैलो हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u 0 है, प्लस 2 इंटू ए का मान है 5, s का मान है 20 मीटर। तो 5 दूना 10, 20 दहन कितना, 200 मीटर। मीटर क्यों आएगा, इतना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा यहाँ से वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा √200, और अब निकलेगा मीटर पर सेकेंड। अरे भाई साहब, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर रहेगा, तो ये रूट हटेगा तब ना वो यूनिट आ जाएगा। चलिए बढ़िया बात है। इसीलिए W बराबर कितना होगा, तो हाफ mv स्क्वायर होगा, -0 वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थे। U तो 0 है ना यहाँ पर, यहाँ से आपने रिलीज किया है तो U 0 है, तो ये -0 हो जाएगा। ये बराबर होगा 1/2, मास है 10, और ये देखिए 200 हो जाएगा, ये इतना जूल। देखिए 100 टाइम कटा, कितना आया वैल्यू, देखिए 1000 जूल आया कि नहीं आया। तो आपको तीनों एंगल से ये सवाल सिखा दिया गया है। वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आप देख लीजिए। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पर देखना है वो भी देख लीजिए, काइनेमेटिक्स से देखना है वो भी देख लीजिए। मतलब आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन कॉन्सेप्ट को इजियर वे में सीखा। प्रॉब्लम भी हमारा बेसिक प्रॉब्लम था, कोई ज़्यादा आपको मतलब दिमाग पर टेंशन आने की कोई बात नहीं हुई है। तो इजीली इसको समझिए, देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो प्रॉब्लम हम लेकर के आएंगे, तो आप तो जानते हैं कभी खुशी कभी गम वाली बात है। अगला क्लास, अगला जो लेक्चर आपका होगा उसमें हम आपको थोड़ा अंदर ले जाएंगे,
इसलिए आज के इस वीडियोज़ को मैं यहीं एंड करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस महान चैप्टर को, इस ग्रेट चैप्टर को आप अच्छे तरीके से रियलाइज करते हुए पढ़ो, आगे बढ़ो और खुशियाँ बांटो, खुश रहो। थैंक यू।